गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम एडवोकेट अनुज कुमार और आप देख रहे हैं टॉप आई लॉयर चैनल। हमारे चैनल का उद्देश्य सरल भाषा में आपको आपके कानूनी अधिकारों के प्रति अवेयर करना है। साथियों, आज हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट पर चर्चा करेंगे। इस केस का नाम है रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा एंड अदर्स। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण डिसीजन दिया, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर डिसीजन लिया कि रिव्यू पिटीशन पर ऑर्डर पास करने के बाद अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने रिव्यू पिटीशन की रिकंसिडरेशन के लिए पिटीशन फाइल हो सकती है या नहीं। इस केस में आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक पिटीशन फाइल की गई फॉर सीकिंग रिकंसिडरेशन ऑफ द ऑर्डर पास बाय अपेक्स कोर्ट इन रिव्यू पिटीशंस, but the maintainability of present petition challenged on ground that no relief against a final judgment or order of this court can be granted to the aggrieved person after the dismissal of the review petition। यानी कि इस पिटीशन की मेंटेनेबिलिटी को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि रिव्यू पिटीशन खारिज होने के बाद पीड़ित व्यक्ति को इस कोर्ट के अंतिम निर्णय और आदेश के विरुद्ध कोई राहत नहीं दी जा सकती। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने तीन मेन इश्यूज थे। फर्स्ट इशू वाज दैट क्या संविधान के आर्टिकल 32 के तहत या रिव्यू पिटीशन खारिज होने के बाद पीड़ित व्यक्ति इस कोर्ट के अंतिम निर्णय और फाइनल ऑर्डर और फाइनल डिसीजन के विरुद्ध किसी राहत का हकदार है। एंड सेकंड इशू वाज दैट क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित ऑर्डर को रिव्यू पिटीशन खारिज होने के बाद अपनी इनहेरेंट पावर के तहत इस ग्राउंड पर सही किया जा सकता है कि यह या तो विदाउट जुरिस्डिक्शन या डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का वायलेशन करते हुए या पक्षपात की गुंजाइश देने वाली अनुचित प्रक्रिया और अनफेयर प्रोसीजर के कारण पारित किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप कोर्ट की प्रक्रिया का दुरुपयोग हुआ या पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल सका। एंड थर्ड इशू वाज दैट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इनहेरेंट पावर्स के तहत क्यूरेटिव पिटीशंस पर विचार करने की क्या आवश्यकताएं हैं। पिटिशनर्स ने इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ कंटेंशंस और तर्क दिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रिंसिपल ऑफ फाइनलिटी ऑफ द ऑर्डर को दरकिनार किया जाना चाहिए और मामले की पुनः जांच की जानी चाहिए, जहां ऑर्डर अधिकार क्षेत्र के बिना पारित किए गए थे या नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए, किसी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करते हुए या जहां घोर अन्याय हुआ है। और आगे कंटेंशन में यह भी कहा कि दिस कोर्ट हैड इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन टू एग्जामिन द फाइनल ऑर्डर्स, और इस ऑनरेबल कोर्ट को अंतिम आदेशों की जांच करने का अंतर्निहित अधिकार व इनहेरेंट पावर है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार कोई अपील नहीं हो सकती, इसलिए इस कोर्ट के डिसीजन को सही करने के लिए एक एप्लीकेशन पर विचार किया जाना चाहिए, विच शुड बी सर्टिफाइड बाय सीनियर काउंसिल इन रिगार्ड टू एग्जिस्टेंस ऑफ परमिशिबल ग्राउंड। और पिटिशनर्स ने इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने यह तर्क भी दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 129 में इस ऑनरेबल कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित किया गया है, इसलिए इसमें इस ऑनरेबल कोर्ट के डिसीजन के परिणाम स्वरूप किसी भी पक्ष के साथ हुए अन्याय को दूर करने के लिए उचित आदेश और एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स पारित करने की इनहेरेंट पावर्स होगी। रेस्पोंडेंट ने इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ कंटेंशंस दिए अपने फेवर में कि संविधान के आर्टिकल 32 के तहत प्रदान किया गया उपाय इस ऑनरेबल कोर्ट के फाइनल ऑर्डर से अग्रीव्ड पर्सन के लिए उपलब्ध नहीं होगा। और रेस्पोंडेंट ने यह तर्क देते हुए आगे कहा कि इन केस ऑफ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इस केस के फाइनल ऑर्डर की जांच करने के लिए एप्लीकेशन पर विचार करके अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए, भले ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया गया हो। और कंटेंशन में आगे कहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के किसी ऑर्डर को कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के तहत कन्फर्ड मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला नहीं कहा जा सकता है, और इसलिए उस आधार पर कोई राहत का दावा, कोई राहत का क्लेम नहीं किया जा सकता है।
और रेस्पोंडेंट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने यह तर्क भी दिया कि आर्टिकल 137 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीड विद ऑर्डर 40 रूल 1 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1966 जो प्रोवाइड करता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के किसी ऑर्डर को रिव्यू करने का प्रावधान है जिस पर उसी पीठ द्वारा विचार किया जाएगा अनलेस द सेम जजेस आर नॉट अवेलेबल बाय रीजन ऑफ डिमिटिंग द ऑफिस which allows individuals to move the court for the enforcement of fundamental rights does not extend to challenging final judgments of the court itself. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ऑब्जर्व किया कि संविधान के आर्टिकल 32 कोर्ट के फाइनल ऑर्डर्स को चैलेंज देने तक एक्सटेंड नहीं होता है जो व्यक्तियों को फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए कोर्ट में जाने की परमिशन देता है। कोर्ट ने कहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सहित ऑनरेबल हाई कोर्ट के विरुद्ध रिट जुरिडिक्शन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है और ऑनरेबल हाई कोर्ट द्वारा दिए गए किसी भी जुडिशियल ऑर्डर्स को फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करने का क्लेम नहीं किया जा सकता है। और ऑनरेबल कोर्ट ने स्वीकार किया कि अंतिमता के सिद्धांत और प्रिंसिपल ऑफ फाइनलिटी के बावजूद ऐसी असाधारण परिस्थितियां हैं जहां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को न्याय की घोर चूक को सही करने के लिए अपनी इनहेरेंट पावर्स का प्रयोग करने की आवश्यकता हो सकती है। इसमें वे मामले शामिल हैं जहां फाइनल ऑर्डर नेचुरल जस्टिस के वायलेशन में या प्रोटेक्शन या प्रोसीजरल एरर्स के कारण दिया गया था। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने यह भी कहा कि हाउएवर सच केसेस आर टू बी एक्सट्रीमली रेयर और इनके लिए मजबूत आधार की आवश्यकता होती है। और कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन में यह भी कहा कि कोर्ट ने क्यूरेटिव पिटीशंस पर विचार करने के लिए कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरियाज को निर्धारित किया है जैसे कि द पिटीशन मस्ट शो दैट द ग्राउंड्स फॉर कंसिडरेशन वर आल्सो प्रेजेंटेड इन द रिव्यू पिटीशन और रिव्यू को डिटेल्ड हियरिंग के बिना खारिज कर दिया गया था। एंड नेक्स्ट क्राइटेरिया इज दैट इट मस्ट इंक्लूड अ सर्टिफिकेशन बाय अ सीनियर एडवोकेट कंफर्मिंग द फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स। और एक क्राइटेरिया यह भी निर्धारित किया गया है कि द पिटीशन शुड फर्स्ट बी एग्जामिन्ड बाय अ बेंच ऑफ द 3 सीनियर मोस्ट जजेस और यदि आवश्यक हो तो डिसीजन पास करने वाली ओरिजिनल बेंच द्वारा। साथियों 10 अप्रैल 2002 को इस ऐतिहासिक निर्णय में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरेटिव पिटीशंस को फाइल करने और उन पर विचार करने के लिए फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश किया और यह स्पष्ट किया कि क्यूरेटिव पिटीशन केवल असाधारण मामलों और एक्सेप्शनल केसेस में उपलब्ध एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडी व उपाय है वेयर देयर इज अ मैनिफेस्ट इनजस्टिस और जहां अर्लियर जजमेंट में कोई मूलभूत दोष होता है जिसे सुधारने की ऑनरेबल कोर्ट को इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस बहुत आवश्यकता होती है। साथियों उम्मीद है कि इस जानकारी से आपको रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा एंड अदर्स केस समझ आ गया होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन ने यह इस्टेब्लिश किया है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फाइनल ऑर्डर्स और जजमेंट्स को आर्टिकल 32 के माध्यम से चुनौती नहीं दी जा सकती है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट न्याय की गंभीर चूक को ठीक करने के लिए अपनी इनहेरेंट पावर्स का यूज करते हुए अपने फाइनल ऑर्डर्स और डिसीजंस पर और जजमेंट्स पर पुनर्विचार कर सकता है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन में यह भी स्टैब्लिश किया है कि क्यूरेटिव पिटीशंस को स्पेसिफिक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होगा और सुनवाई के लिए स्वीकार किए जाने से पहले सीनियर बेंच द्वारा भी उन पर विचार किया जाना होगा। फ्रेंड्स आई होप आप सभी इस लैंडमार्क जजमेंट को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप ऐसे और भी महत्वपूर्ण लीगल अपडेट्स चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। टॉप आईक्यू लॉयर चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।